नाज़रीन सलाम अलैकुम। प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी में आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपका खैर मकदम करता है। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी ब्लड के तमाम उन अमराज के बारे में जो इंसान को मौत के मुंह तक ले जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत त्रिपाठी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमात दे रहे हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं लखनऊ हेरिटेज हॉस्पिटल चौक लखनऊ में। आपकी वाबस्तगी, आपकी जो और तमाम खुसूसियत हैं उसमें वो मेंबर ऑफ अमेरिकन कार्डियोलॉजी से डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ है और ख़ास स्पेशलाइजेशन जो है वो कार्डियोलॉजी और डायबिटीज़ में आप इस महारत रखते हैं। हम गुफ्तगू करने के लिए उनका बेहद शुक्रगुजार भी हैं और उनका खैर मकदम भी करते हैं। पहला सवाल, हाइपरटेंशन एक ये लफ्ज़ है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हाइपरटेंशन देखिए, जो आम आदमी की भाषा में मैं बताना चाहूँगा, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर एक चीज़ रहती है कि बॉडी में जो खून का दौरान चलता रहता है, तो खून शरीर के जो खून की नसें होती हैं उनमें एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ऑब्वियसली ब्लड का जो प्रेशर खून की नसों पर एक्सर्ट होता है, मीन्स पड़ता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मली ये मरीज़ों में सामान्यतः, जैसे हम लोग बात करते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर, एक नीचे का ब्लड प्रेशर। ऊपर का ब्लड प्रेशर हम लोग अपनी भाषा में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज 120 मिलीमीटर मरकरी से 140 मिलीमीटर मरकरी के बीच मानी जाती है। नीचे का ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसकी सामान्य रेंज 70 मिलीमीटर मरकरी से 90 मिलीमीटर मरकरी के बीच मानी जाती है। यदि किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर इन रेंज में आ रहा है, मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 से 140 के बीच में और नीचे का ब्लड प्रेशर 70 से 90 के बीच में, तो उस मरीज़ का ब्लड प्रेशर हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एज का भी कुछ फैक्टर है? बिल्कुल, एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। अमूमन ये जो नॉर्मल हम लोग बातें बताते हैं, ये लगभग 50 साल की उम्र तक बताते हैं। मीन्स ये जो क्राइटेरिया 120 से 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर और 70 से 90 नीचे का ब्लड प्रेशर, ये 50 साल की उम्र तक लागू होता है। 50 साल के बाद चूँकि नसों में, खून की नसों में सख्ती पैदा होती चली जाती है, इसलिए 50 साल के बाद अमूमन ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। एक और बात मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा अपने देखने वालों के लिए। बहुत से लोग ये पूछना चाहते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक है, नीचे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर दोनों ही खतरनाक है। ऊपर का ब्लड प्रेशर भी खतरनाक है और नीचे का ब्लड प्रेशर भी खतरनाक है। 50 साल की उम्र तक नीचे का जो ब्लड प्रेशर होता है, इसको हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। 50 साल के ऊपर का ब्लड प्रेशर जो रहता है, इसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर तो अमूमन जब भी नॉर्मल रेंज से ऊपर जाएगा, उसको खतरनाक ही माना जाएगा। मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर 140 से ऊपर जाता है तो खतरनाक है, नीचे का ब्लड प्रेशर अगर 90 से ऊपर जाता है तो खतरनाक है। लेकिन 50 साल की उम्र तक नीचे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा अहमियत रखता है, 50 साल के ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन ट्रीटमेंट क्राइटेरिया में हमेशा इस बात को देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, उसको नॉर्मल रेंज में ही रखना है। उसको पहले नंबर पे हम लोग खान पान से बताते हैं कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर खान पान से मरीज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता है, तो हम लोग उसके बाद मरीज़ को दवा देना शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये पता नहीं चलता है, बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल जो भी हालात हैं, पता ही नहीं चलता कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो कैसे ये पता किया जाए कि ब्लड प्रेशर, हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है? इसके लिए मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा, कभी भी मरीज़ों को जैसे या किसी भी नॉर्मल आदमी को ऐसा लगता है कि उसकी दिनचर्या में अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है, अमूमन सर का भारीपन महसूस होना, सीने में भारीपन महसूस होना, हाथ पैरों में थकान महसूस होना, शरीर में वो चैतन्यता ना महसूस होना जो पहले हुआ करती थी, कभी भी अगर इस तरह के लक्षण जो आम जिंदगी से हटकर होते हैं,
ऐसी कंडीशन में हमेशा हर आदमी को कहना चाहूँगा कि उसको अपने फिजिशियन के पास जा करके या अपने डॉक्टर फैमिली फिजिशियन के पास जा करके एक बार ब्लड प्रेशर की रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए। अमूमन आज की डेट में पहले एक क्राइटेरिया माने जाते थे कि ब्लड प्रेशर 35 साल के बाद देखा जाता है। आज की डेट में बढ़ते तनाव को लेकर के जिस तरह की हम लोग की दिनचर्या हो गई है हरी भरी अनकरी वाली, ऐसी सूरत में अमूमन आज की डेट में ब्लड प्रेशर कम उम्र में देखने को मिलता है। तो रूटीनली हर शख्स को ये नसीहत दी जाती है कि 30 साल के बाद रूटीनली साल में एक बार अमूमन अपने डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करा ले। अगर उसको कोई दिक्कतें महसूस होती हैं तो साल में 2 बार चेकअप करा ले। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी बना रहता है तो एक टाइमली इवैल्यूएशन 6-6 महीने पर सिर्फ एक रूटीन मॉनिटरिंग के लिए ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाते रहना चाहिए। दूसरी एक बात ये ध्यान रखनी है कि चूंकि आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर जैसे माँ बाप को होता है तो बच्चों में होने की टेंडेंसी या ज़्यादा रहती है, हेरिडिटरी शब्द तो नहीं है लेकिन एक टेंडेंसी होना बड़ी आम बात है। ऐसे लोगों को जिनके घर में ब्लड रिलेशन में ब्लड प्रेशर की बीमारी देखने को मिलती है, चाहे मदर को हो या फादर को हो या भाई को हो, ऐसे लोगों को अपना चेकअप जल्दी कराना चाहिए। मीन्स अमूमन जैसे हम लोग नॉर्मल आदमी के लिए 30 साल की एज बताते हैं, ऐसे आदमियों के लिए हम लोग चाहते हैं कि 25 साल के बाद रूटीनली हर 3-3 महीने पे उनको चेकअप अपना कराते रहना चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर की बीमारी जितनी जल्दी पकड़ी जा सके उसके ऊपर खान पान की देखभाल और अगर ज़रूरत लगे तो दवाओं का इस्तेमाल जल्दी किया जा सके, ताकि उसको ब्लड प्रेशर से होने वाले ख़तरों से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, देखा गया कि कभी कभी बहुत कम उम्र के बच्चे 16, 17, 18 साल उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम्स को कैसे रिलेट करेंगे? बिल्कुल, अमूमन माना यह जाता है जैसे नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो ब्लड प्रेशर की बातें करते हैं, ब्लड प्रेशर अमूमन सामान्य परिस्थितियों में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 2 तरह का पाया जाता है। एक ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन मीन्स प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसमें कोई अंदरूनी कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने का नहीं मिल पाता है। इस तरह का ब्लड प्रेशर अमूमन आज की डेट में 30 साल के बाद डॉक्यूमेंट किया जाता है, मीन्स 30 साल के बाद देखा जाता है। कई लोगों में जैसा आपने बताया कि ब्लड प्रेशर 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में देखने को मिलता है। इस तरह के ब्लड प्रेशर को हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मीन्स ऐसा ब्लड प्रेशर जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई ना कोई अंदरूनी वजह मिलती है। अमूमन वो वजह ज़्यादातर जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं, सबसे बड़ा कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन का किडनी की बीमारियां मानी जाती हैं। इसके अलावा और बीमारियां मेडिकल टर्म्स में बताना चाहूँगा मैं। एक बीमारी होती है जिसको क्वार्टेशन ऑफ अओर्टा कहते हैं, इसमें थायराइड की बीमारियों में अक्सर देखा जाता है। और सेकेंडरी फॉर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन जो इस तरह से आते हैं, अगर कोई यंग डायबिटिक है उसमें भी हाइपरटेंशन देखा जाता है। तो किसी भी पेशेंट के अंदर अगर ब्लड प्रेशर 20 साल से पहले देखने को मिलता है, 20 साल से पहले, तो ऐसे मरीजों में हमेशा सेकेंडरी फॉर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन को ज़रूर देखना चाहिए। मीन्स कहीं इस मरीज़ को किडनी की बीमारी तो नहीं है, थायराइड की बीमारी तो नहीं है, हार्ट की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है, या शुरुआती डायबिटीज़ तो नहीं है जो ब्लड प्रेशर को जन्म दे रही है। तो सेकेंडरी फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन हम लोग उसी केसेस में ज़्यादा तवज्जो देते हैं जब ब्लड प्रेशर 20 साल से पहले देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, अगर हम जेंडर की बात करें तो क्या ब्लड प्रेशर में फीमेल को जो पेशेंट हैं और मेल पेशेंट हैं, इसमें दोनों में कुछ सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, ये लक्षण कैसे समझ में आएंगे? नहीं, लक्षण खैर अलग अलग नहीं होते हैं, लक्षण एक ही ऐसे होते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि इंडियन सिनेरियो में मेल्स में ब्लड प्रेशर ओवरऑल ज़्यादा देखने को मिलता है, फीमेल्स में ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलता है, लेकिन मिलता दोनों में ही है। अमूमन देखा जाए तो एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा, ब्लड प्रेशर भले ही लोग बहुत गंभीर बीमारी ना लेते हों, लेकिन इंडियन प्रॉस्पेक्ट में जो ब्लड प्रेशर का होना पाया जाता है, आप ये मान के चलिए कि हर 100 लोगों में 70 लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। इट इज़ सो कॉमन। 100 लोगों को अगर हम लोग आप रूटीनली किसी भी क्लिनिक में या किसी भी, मैं कह रहा हूँ, मोहल्ले में आप चेकअप करने के लिए निकल जाइए, 100 लोगों का आप ब्लड प्रेशर नापेंगे तो उनमें 70 लोगों को ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। बट एक समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो 70 वाला रेशियो मैंने बताया है, इसमें अमूमन 40 लोग जो आपको दिखेंगे वो मेल्स होंगे, मीन्स आदमी, और 30 लोग जो होंगे वो औरतें होंगी। लक्षण दोनों में समान रहते हैं, लक्षणों में कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये बात सच है,
कि बीमारी के एक तरीके से प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन के लक्षण लगभग एक ऐसे होते हैं। जैसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि थायराइड का इंसिडेंस जैसे महिलाओं में बहुत ज़्यादा है और थायराइड का एसोसिएशन ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा है, तो अमूमन ऐसा देखा डॉक्टर साहब जाता है। इसको जी। थोड़ा सा मतलब आम अगर भाषा में अगर समझा बिल्कुल, सकते हैं तो। मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए अभी आपने कहा थायराइड की बीमारी जैसे अमूमन महिलाओं में 30 साल के बाद बड़ी कॉमनली देखने को मिलती है, और थायराइड को हमेशा एक ब्लड प्रेशर का जिसे कहा जाता है जुड़ा हुआ एक मापदंड माना जाता है। तो हर थायराइड के पेशेंट में हम लोग ज़रूर ये बात देखते हैं कि ऐसे पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, और अगर देखा जाए कि ऐसे पेशेंट्स का थायराइड अगर हम लोग नॉर्मल कर दें अगर ऐसे, तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल होता चला जाता है। तो यही चीज़ मैं आपसे भी, आपने जैसे पूछा कि मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफ्रेंसिएशन है, तो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। एसोसिएटेड बीमारी जो हो सकती हैं उससे उसका रिलेशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर के लक्षण दोनों केसेस में सामान्य नहीं पाए जाएंगे। मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जैसे बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर के अमूमन लक्षण मेन क्या होते हैं जिसके लिए हम लोग को ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर का जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वो सर दर्द माना जाता है सबसे ज़्यादा, और वो जो सर दर्द होता है वो इस हिस्से में जो हम लोग का ये पीछे का हिस्सा होता है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में ऑक्सीपिटल हिस्सा कहते हैं, वो हिस्सा सब, अगर किसी को भी ये दर्द सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आप मान के चलिए कि उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने पहले भी कहा, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चेंज महसूस करना कि अब तबीयत में वो बात नहीं रह गई है जो पहले हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती थी, या शरीर जल्दी जल्दी थकने लगता है, पैरों में सूजन तो नहीं महसूस हो रही है, बॉडी में वो एनर्जी लेवल नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था, ये अमूमन ब्लड प्रेशर बढ़ने के, धड़कन महसूस होना, घबराहट महसूस होना, ठीक, 24 घंटे अच्छी नींद ना महसूस होना, ये अमूमन माना जाता है कि ब्लड प्रेशर के आम लक्षण है। लेकिन सर दर्द सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है, जिसमें कि पीछे वाला सर दर्द सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। डॉक्टर साहब, सबसे अहम सवाल ये है कि ये इसकी वजह क्या होती है, क्या कारण है कि ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर से कोरिलेट करती हैं और ब्लड प्रेशर हो जाता है? हाँ, ब्लड प्रेशर आज के समय में देखिए, मैंने पहले भी बताया कि 2 फॉर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर माने जाते हैं, 2 ब्लड प्रेशर के एक तरीके से प्रकार हैं। पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन जैसे हम लोग अपनी भाषा में बताते हैं, जो अमूमन 30 साल के बाद डेवलप होता है। इसकी कोई वजह नहीं मानी जाती है, साधारण परिस्थितियों में इसमें कोई भी कारण नहीं समझ में आता है, लेकिन ये माना जाता है कि जिस तरह से आजकल तनाव भरी दिनचर्या हो गई है, हम लोग अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब कर चुके हैं, देर रात से सोना, बहुत देर तक सुबह उठना, खान पान में फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, सुबह एक्सरसाइज ना करना, अच्छी आदतें जो पहले जाहिर सी बात हम लोग इस्तेमाल किया करते थे उनसे हट करके दूर हो जाना, यही ब्लड प्रेशर का आज की डेट में सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसमें तनाव सबसे अहम है। अदरवाइज प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई भी और रिस्क फैक्ट मतलब कारण नहीं माना जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जैसे मैंने आपसे बताया, उसमें कारण माने जाते हैं वो ब्लड प्रेशर अमूमन वो जो 20 साल या उसके पहले देखा जाता है, उसमें 4-5 चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पेशेंट को थायराइड की दिक्कत तो नहीं है, पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई अंदरूनी जेनेटिक बीमारियां जो हम लोग ज़रूरत पड़ने के हिसाब से अपना चेकअप करते रहते हैं। बट प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई कारण नहीं माना जाता है। साधारण परिस्थितियों में मुझसे पूछा जाए तो आज की जो दिनचर्या जो हम लोगों ने खुद अपनी आदतों की वजह से गड़बड़ कर रखी हैं, यही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। डॉक्टर साहब, अब अहम सवाल ये आता है कि ब्लड प्रेशर से कौन कौन से ऑर्गन्स, बॉडी के कौन कौन से अज्जा, अगर हम उसे उर्दू में कहें, उस पर इफेक्ट होता है उन पर? यूँ तो देखिए, ब्लड प्रेशर से शरीर का एक एक अंग प्रभावित होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो जाहिर सी बात है पूरे शरीर में, जब जाहिर सी बात है ब्लड दौड़ रहा है तो उसका प्रेशर भी पूरे शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पहले नंबर पे तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है ही है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो अभी आपने सवाल पूछा कि कौन कौन से ऑर्गन इससे अफेक्टेड रहते हैं, तो मेन ऑर्गन जिनको हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए दिमाग में हम लोग का जो ब्रेन रहता है, ब्रेन में जाहिर सी बात है आगे चल के इस तरह के चेंजेस डेवलप होने लगते हैं कि दिमाग में ओवरऑल जैसे सर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ना, धीरे धीरे चीज़ों का भूलना, ये ब्रेन के अफेक्शन माने जाते हैं, ब्रेन को अफेक्ट करने वाली बातें। आँखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। आँखों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं, भले ही लोग समझते हैं कि साहब हमारी रोशनी तो बिल्कुल सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में लेंस पर मीन्स जो नज़र वाली बात रहती है
नज़र पे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि जो लेंस के पीछे आँख का पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं, उसमें चेंजेस देखे जाते हैं। इसके अलावा हार्ट में जाहिर सी बात है, जब ब्लड प्रेशर बहुत पुराना होता चला जाता है, मतलब बहुत पुराना 8 साल 10 साल, तो हार्ट के अंदर इस तरह के चेंजेस डेवलप होने लगते हैं कि हार्ट को काम करने में तकलीफ़ होने लगती है, सांस फूलने लगती है, बॉडी में जैसे ही आप जैसे जीने चढ़ेंगे या चढ़ाई चढ़ेंगे तो आपके अंदर एक थकान सी महसूस होने लगेगी। इसके अलावा गुर्दे मींस किडनीज, जिनको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, किडनीज पे ब्लड प्रेशर का इफेक्ट आता है। उसकी पहचान रहती है कि यूरिन मींस पेशाब की जांच जब हम लोग करते हैं तो पेशाब में एक फेना देखा जाता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में प्रोटीनूरिया कहते हैं। पेशाब में फेने का होना, किडनीज के फंक्शंस में गिरावट होना, गुर्दों के फंक्शंस में गिरावट होना, और पैरों में भारीपन सा महसूस होना, मींस पैरों का भारीपन हम लोग अपनी भाषा में पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। मींस पैरों की जो खून की नसों का दौरान होता है वो किसी न किसी लेवल पे डिस्टर्ब होने लगता है। तो 5 जो अंग जिसको मैं हमेशा कहना चाहूँगा जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नंबर 1 दिमाग, नंबर 2 आँखें, नंबर 3 हार्ट, नंबर 4 किडनीज, और नंबर 5 पैर का, मींस जो पैर हम लोग के होते हैं इसका ब्लड सर्कुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिनमें ब्लड प्रेशर के लॉन्ग टर्म में नुकसान देखे जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत उससे आपने बताई सारी बातें, क्या डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का जो एक कॉम्बिनेशन कहा जाता है, इससे क्या इफेक्ट बहुत ज़्यादा बॉडी पे पड़ता है और पेशेंट के लिए? डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपने पूछा। अमूमन ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हाइपरटेंशन का होना सिर्फ एक संयोग है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर डायबिटीज़ के पेशेंट को ब्लड प्रेशर होगा, लेकिन माना यह जाता है कि लॉन्ग टर्म की जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका असर किसी ना किसी स्तर पे ब्लड प्रेशर पे पड़ने लगता है। अगर किसी भी मरीज़ को डायबिटीज़ भी है और ब्लड प्रेशर भी है तो ख़तरे का पैमाना जस्ट डबल हो जाता है। फिर वही वाली बात है कि डायबिटीज़ भी चूँकि ब्लड शुगर की प्रॉब्लम शरीर के एक एक सेल मीन्स एक एक पोर्शन को अफेक्ट करती है, इसलिए डायबिटीज़ में भी यही चीज़ें देखने में ज़्यादा मिलती हैं कि आगे चल कर के आँखों की खराबी होना, ब्लड प्रेशर के साथ अगर जुड़ा है तो ये खराबी जस्ट डबल हो जाएगी। हार्ट में चेंजेस डेवलप होना, मतलब हार्ट में गिरावट महसूस होना, अगर ब्लड प्रेशर साथ में है तो गिरावट डबल हो जाएगी। गुर्दे में गिरावट महसूस होना, अगर गिरावट है, डायबिटीज़ भी साथ में है, ब्लड प्रेशर भी साथ में है, तो जस्ट गिरावट डबल हो जाएगी। ये हमेशा मान के चलिए कि डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर का एक साथ होना सिर्फ संयोग है, ज़रूरी नहीं कि हर डायबिटीज़ के पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें किसी भी पेशेंट में पाई जाती हैं तो वो मरीज़ ब्लड प्रेशर के मरीज़ के कंपैरिजन में, मतलब ब्लड प्रेशर के मरीज़ की तुलना में जस्ट दुगनी रिस्क पर आ जाता है। इसी में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, साथ में अक्सर ये देखा जाता है कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं जिनको ब्लड प्रेशर भी साथ में है, इनके अंदर हार्ट में जब भी हम लोग जांच कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी अगर मरीज़ के अंदर साथ में है, जो कि ऑब्वियसली ऐसी कंडीशंस में बहुत कॉमनली देखा जाता है, तो ये चीज़ें रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अगर किसी मरीज़ भी साथ में पाए जाते हैं तो ये किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ के कंपैरिजन में, तुलना में जस्ट डबल खतरा पैदा करते हैं। डॉक्टर साहब, अगला ये रहता है कि कोई पेशेंट इनिशियल स्टेज में उसको पता चला कि ब्लड प्रेशर हमें है, और क्या ये मुमकिन है कि वो मेडिकेशन की तरफ ना जाए, यानी उसको मेडिसिन ना मिले, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चेंजेस लाए कि उसको मेडिसिन की तरफ ना जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये मैं खुद भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर जब भी पहले दौर में या पहली बार आपने डायग्नोस किया हो या डॉक्टर ने आपके डायग्नोस किया हो, तो पहले ही दौर में ब्लड प्रेशर लेने की दवाओं की ज़रूरत बहुत कम देखने को मिलती है। अमूमन उस कंडीशन में हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाएं तभी पहली बार में इंडिकेट करते हैं या देना पसंद करते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर 170-180 से ऊपर हो, नीचे का ब्लड प्रेशर 100 या 110 से ऊपर हो। पहली बार अगर किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर डायग्नोस किया गया है इतना ज़्यादा, तभी अमूमन हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाएं पहली बार में देना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ हर मरीज़ के साथ ये चीज़ हम लोग मान के चलते हैं कि अगर वो कुछ बेसिक बातों का मीन्स ज़रूरी बातों का ध्यान रखे तो ब्लड प्रेशर अमूमन 4 से 6 मिलीमीटर या बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ 6 से 8 मिलीमीटर तक नॉर्मल खान पान, दिनचर्या और एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है। वो चीज़ मैं और क्लियर यहाँ पे करना चाहूँगा। जैसे खान पान की बातें मैं बताना चाहूँगा। अमूमन खाने में नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी भी लेवल पे ब्लड प्रेशर को नमक को बंद करने की राय नहीं दे रहा हूँ। खाने में नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए। बहुत से लोग जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कम नमक क्या चीज़ होती है।
कम नमक का मतलब ये होता है खाने में ऊपर से नमक ना मिलाया जाए, ये पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो इनटेक सॉल्ट का रहता है उसको अगर हम लोग रफली मतलब एक बेसिक कैलकुलेशन में मान के चले, अगर 24 घंटे में हम लोग आधा चम्मच नमक 24 घंटे के खाने में इस्तेमाल करें, ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट एहतियात है कि नमक का इस्तेमाल कम किया जाए। पहली चीज़ 24 घंटे का जो अमूमन एक नॉर्मल आदमी में नमक बताया जाता है जिस पर ब्लड प्रेशर आप अच्छा कंट्रोल रख सकते हैं, वो सिर्फ आधे चम्मच से ऊपर 24 घंटे में नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे खाने में वो चीज़ें जो और हम लोग को नुकसान पहुंचाती है, सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट फूड, बाहर का खाना पीना। उसके बाद घी, तेल, मलाई, मक्खन, ये चीज़ें जो ऑब्वियसली ऑयल रिच फूड माने जाते हैं, इनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अंडे में मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ अंडे की जर्दी का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। यहाँ मैं एक चीज़ और बहुत क्लियर करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताता हूँ जो नॉन वेज ऑब्वियसली ले रहे होते हैं, इसमें हमेशा एक बताने की बात है, जो मटन होता है मीन्स बकरे का मीट, वो अमूमन हार्ट को बहुत नुकसान करता है। और मछली जो रहती है, ये बहुत समझने की बात है, मछली हार्ट को उतना ही फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं तो मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि मटन मीन्स बकरे के मीट का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। मछली के अंदर एक स्पेशल तरह का मतलब ख़ास तरह का तेल पाया जाता है जिसको हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। और निरंतर मैं तो हमेशा कहूँगा कि मछली के अक्सर इस्तेमाल करने से ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये बॉडी में बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को दिन पर दिन कम करता चला जाता है और हार्ट की मजबूती को बढ़ाता ही चला जाता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को, मीन्स मेवा जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, इसमें बादाम और अखरोट सबसे ज़्यादा हार्ट को फ़ायदा पहुँचाते हैं। बादाम और अखरोट दिल को और दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसके अलावा जितनी भी मेवा होती हैं, जैसे आपने देखा काजू है, किशमिश है, छुहारा है, ये अमूमन मीठे भी माने जाते हैं, मीन से शुगर को भी बढ़ाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं। तो मेवे में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट को कि वो बादाम और अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अन्य मेवों का इस्तेमाल ना करें। नॉन वेज में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि मछली का इस्तेमाल मटन मीन्स बकरे के मीट से ज़्यादा किया जाए, मछली को आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अंडे में हमेशा अंडे की जो सफ़ेदी रहती है जिसको हम लोग अपनी भाषा में एग वाइट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए और जो जर्दी होती है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। जर्दी में माना यह जाता है कि जर्दी इज़ फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और अंडे की जो सफ़ेदी रहती है, इसका प्रोटीन दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, एग प्रोटीन को ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा ये माना जाता है कि फलों का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना, खाने में घी, तेल, मलाई, मक्खन मीन्स ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करना, रेगुलर लेवल पर आधे घंटे एक्सरसाइज करना और खाने में नमक का इस्तेमाल कम से कम रखना। अगर सिर्फ इतनी बातों का ही आप लोग इस्तेमाल कर लें तो ब्लड प्रेशर को अच्छी परिस्थितियों में 6 से 8 मिलीमीटर तक कम किया जा सकता है। अगला सवाल मैं यहाँ पे खुद अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कितने लेवल की एक्सरसाइज फ़ायदेमंद रहती है, मतलब हम कितनी एक्सरसाइज करें कि हमको फ़ायदा रहे, और क्या बहुत ज़्यादा दौड़ भाग और बहुत ज़्यादा उछल कूद करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहना चाहूँगा जो भी अच्छी से अच्छी रिकमेंडेशन आज की डेट में इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम लोग को रोज़ 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज इस तरह से होनी चाहिए कि दौड़ने के बजाय अगर हम लोग तेज़ कदमों से चलें, तेज़ कदमों से, इतनी तेज़ कदमों से चलें कि एक तरीके से जैसे कहते हैं ना सांस फूलने लगे, इस तरह की एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। दौड़ने के कंपैरिजन में तेज़ कदमों से 30 मिनट तक चलना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा आप योगा आराम कर सकते हैं, योगा से बहुत फ़ायदा होना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंपल मेडिकेशन जैसे हम लोग करते हैं, मीन्स हम लोग अपनी भाषा में कहें तो हम लोग के मतलब हिंदू धर्म में पूजा का ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप करते हैं, आधे घंटे अगर आप ध्यान लगाते हैं, और जिसे कहा जाता है कि आप लोगों में मीन्स मुस्लिम्स में नमाज़ पढ़ना, ये जो मेडिटेशन होता है पूजा और नमाज, ये जितनी ज़्यादा मेडिटेशन मतलब एक तरीके से पैदा करता है और जितना ज़्यादा सुकून देता है, इसका अल्टीमेटली इफेक्ट बॉडी के सारे फंक्शंस पे पड़ता है। स्ट्रेस रिलीफ करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, अच्छी नींद दिलाता है और हम लोगों को दुनिया भर की जिसे कहा जाता है बुरी आदतों से बचाता है। तो एक एक चीज़ मैं फिर से यहाँ पे कहना चाहूँगा कि नियमित आप 30 मिनट टहलें, पूजा या नमाज नियम से करें,
खाने पीने में तेल घी का इस्तेमाल कम से कम करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नॉन वेज में मछली ज़्यादा खाएं, अंडे में अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करें, ना कि जर्दी का, सफ़ेदी का इस्तेमाल करें, जर्दी को फेंक दें। मेवे में बादाम और अखरोट का ज़्यादा सेवन करें। अलग से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब खाने में तेल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर मैं बहुत क्लियर कहना चाहूँगा कि चाहे वो घी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, सभी का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें शरीर में सिर्फ नुकसान पहुँचाती हैं। फिर भी लेकिन बहुत लोग जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कौन सा तेल आप लोग इस्तेमाल करने की राय देते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये नहीं है, ये आज की डेट में मेदांता, जो ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बड़ा हार्ट का इंस्टीट्यूट है, वो ये रिकमेंड करता है कि अगर हम लोग जैतून के तेल का इस्तेमाल करें तो ये ओवरऑल रिफाइंड कड़वे तेल या देसी घी के कंपैरिजन में कहीं अच्छा है। लेकिन ये भी मैं फिर से रिकमेंड करना चाहूँगा कि जैतून का तेल भी अगर आप इस्तेमाल करें, जो कि ओवरऑल सबसे अच्छा माना जाता है, इसका इस्तेमाल भी कम से कम ही किया जाए। मतलब तेल घी कम से कम इस्तेमाल करें, चाहे कोई भी हो, लेकिन रिकमेंडेशन जो कहती है वो जैतून का तेल इस्तेमाल करने को, वो भी कम से कम। डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से सारी बातें बता दी इंटरव्यू में। एक सवाल ये भी है कि हाइपरटेंशन जो होता है वो ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, लेकिन कभी कभी देखा गया कि ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ये कैसी समस्या है, इसके बारे में भी बताएं तो ताकि नाजरीन को भी पता चले कि लो ब्लड प्रेशर भी क्या चीज़ है। ब्लड प्रेशर लो होना अमूमन बहुत कम देखने को ही मिलता है, मतलब इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी से जोड़ने की कोई बात नहीं है। अमूमन ये माना जाता है ब्लड प्रेशर कम होना अक्सर हम लोग उन्हीं पेशेंट्स में देखते हैं जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। अमूमन मैं सबको रिकमेंड करना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि पानी हम लोग सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, ऐसा नहीं है। पानी आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, शरीर के जितने भी अंग हैं वो उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ऑन एन एवरेज अगर हमसे पूछा जाए कि डॉक्टर साहब एक आदमी को दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो ये माना जाता है कम से कम, अगर कोई आदमी है, मैं ही हूँ जैसे मान लीजिए, तो दिन में कम से कम 15 से 20 गिलास पानी पीना चाहिए, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे ये देखा जाता है कि जैसे अगर आप रेगुलर खाना पीना ही आपने कम कर रखा है, या आप किसी वजह से बीमार हैं, या आपने खाना पीना बहुत कम कर रखा है, उन्हीं परिस्थितियों में अक्सर ब्लड प्रेशर कम देखा जाता है। अगर कोई मरीज जैसे ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहा है और उसने अपना खान पान कम कर रखा है या पानी कम कर रखा है, तो ऐसे मरीजों में ब्लड प्रेशर की दवाओं का असर और तेज़ होता चला जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर का गिरना बहुत कॉमनली देखा जाता है। लेकिन साधारण परिस्थितियों में बहुत से लोग ये समझते हैं कि लो ब्लड प्रेशर जैसे कोई बीमारी है। लो ब्लड प्रेशर अमूमन बीमारी के कंपैरिजन में मैं खान पान का डिस्टर्बेंस ज़्यादा मानता हूँ। ऐसे मरीजों को अमूमन ये डाइट कंट्रोल, बिल्कुल, ऐसे मरीजों को मैं हमेशा लोग ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि वो 15 से 20 गिलास पानी रोज़ पिएँ, 1 गिलास मट्ठा ज़रूर पिएँ, यूजुअली ब्रेकफास्ट में 1 कप कॉफ़ी ज़रूर पिएँ, और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये चीज़ें जो भी जब भी आप कभी इस्तेमाल करेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि बॉडी फिट भी रहेगी और लो ब्लड प्रेशर जैसी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, देखने में आता है कि ब्लड प्रेशर को बहुत अवॉइड करते हैं। किसी डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी कोई भी, और उसको 10 दिन 15 दिन खाया, और अब उनको लगा कि कुछ ठीक हो गए और उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी, तो इसका इफेक्ट क्या होता है? मेडिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिकेशन के साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया कि खान पान का परहेज, एहतियात, देखभाल, एक्सरसाइज, ये सब इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से आप खान पान पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, परहेज करेंगे, दवाओं का असर दिन पर दिन तेज़ होता चला जाएगा। और दवाएं जिस भी डोज में आप ले रहे हैं, अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मीन्स समय से सोना, समय से जगना, नियमित व्यायाम करना, एक्सरसाइज मीन्स डेली टहलना, खान पान का परहेज रखना, अगर आप ये चीज़ें रेगुलरली दवाओं के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि दवाओं की जो भी डोज रहती है वो दिन पर दिन उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल जैसे अब आपने पूछा, दवाएं क्या बीच में छोड़ देनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि दवाएं आप बिना डॉक्टर से पूछे कभी ना छोड़ें, क्योंकि ब्लड प्रेशर अमूमन जैसे लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर तो मेरा 150-90, लेकिन मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं आज तक, जितनी भी स्टडीज़ हम लोग अपने लेवल पे करते हैं, डॉक्टर के लेवल पे या बाहर विदेशों में चल रही हैं, उनमें हमेशा ये देखा जाता है कि आप ब्लड प्रेशर को जितना सामान्य रखेंगे, मीन्स नॉर्मल या नॉर्मल के करीब रखेंगे,
ब्लड प्रेशर से होने वाली समस्याएं आपको उतनी ही देर में मिलेंगी। मीन्स ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने समस्या आपको बताई कि उससे आंखें खराब हो सकती हैं या गुर्दे खराब हो सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरह की जो समस्याएं जो ब्लड प्रेशर के आगे चल के प्रॉब्लम पैदा करने वाली चीज़ें हैं, ये हमेशा उतनी ही देर में आएंगी जितना अच्छा ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मल या नॉर्मल के करीब रखेंगे। तो फाइनल रिकमेंडेशन जो किसी भी लेवल पे हम लोग बताना पसंद करते हैं वो यही है कि चाहे मरीज़ दवा ले रहा हो, चाहे मरीज़ दवा ना ले रहा हो, उसका ब्लड प्रेशर हमेशा जब भी वो अपने डॉक्टर से या अपने घर पे नापे तो वो नॉर्मल के आसपास निकलना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर सब कुछ करने के बाद भी, मीन्स एक्सरसाइज, परहेज, एहतियात, समय से सोना जगना, इसके बाद भी अगर आप ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल नहीं आपका हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको दवाओं की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से मिलकर के दवाओं का इस्तेमाल ज़रूर इस्तेमाल करें। पर्पस सिर्फ एक है, किसी भी लंबी बीमारी का मैं हमेशा कहना चाहूँगा, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो थायराइड हो, आप इन चीज़ों को जितनी अच्छी तरह से कंट्रोल में रखेंगे, इन बीमारियों से होने वाले नुकसान आपको उतनी ही देर में मिलेंगे। मीन्स डायबिटीज़ आप जितना अच्छा कंट्रोल रखेंगे, आपके अंदर मोतियाबिंद का बनना, गुर्दे में गिरावट महसूस होना, हार्ट अटैक पड़ना, ये उतनी ही ज़्यादा देर में होगा। और इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा अनकंट्रोल रखेंगे, मीन्स जितना ज़्यादा गड़बड़ करके रखेंगे, आपको इन बीमारियों से होने वाली समस्याएं उतनी ही जल्दी परेशान करेंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में ये चाहेंगे कि एक मैसेज आपकी ज़बान से पहुँचे हमारे नाजरीन तक, क्या करें क्या ना करें, और उस ख़ास तौर से अपनी जो लाइफ स्टाइल में उसको कैसे तब्दील करें, कैसे बदलें। बिल्कुल, मैं हमेशा ये बात कहना चाहूँगा अपने पेशेंट से, आज की डेट में अगर आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, किसी भी रोज़मर्रा की बीमारियां जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, मोटापा है, जो आजकल रोज़मर्रे में सब में देखने को मिलती हैं, इनके लिए सिर्फ मैं एक बात हमेशा कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अपनी दिनचर्या को संयमित करना चाहिए। मीन्स समय से सोना, समय से जगना, पहली चीज़। एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी चाहिए ताकि बॉडी फिट रहे और हम लोग बीमारी की तरफ ना बढ़ें। खान पान का बिल्कुल सही परहेज़ करना चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया कि खान पान में किन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, खान पान का परहेज़। चौथे नंबर पे अगर आपको दिक्कतें लग रही हैं तो अपने डॉक्टर से मिल करके उनका रेगुलर चेकअप करवाते रहें। और पाँचवें नंबर पे अगर बीमारी पकड़ में आ गई है तो फिर दवाओं का इस्तेमाल ज़रूर करें। इन चीज़ों के साथ मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने बारे में अवेयर हैं तो बीमारी आपसे कोसों दूर रहेगी, और अगर आप जानबूझ करके बीमारी को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो बीमारी आज नहीं तो कल आपको परेशान ज़रूर करेगी। नाजरीन, ये था प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्लड प्रेशर के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए बड़ा ही मुफीद होगा और आपसे गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर साहब की बताई हुई तमाम उन बातों पे अमल करें ताकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर से होने वाली उन तमाम ख़तरात से दूर हो सकें। हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले और तमाम एपिसोड में हम उन तमाम डॉक्टरों से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।